हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हम अपने एथिक्स मॉड्यूल में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कि एक हम टॉपिक लेंगे स्टैटिक पोर्शन से और जो हमारे कोर, जो हमारा सिलेबस का हिस्सा है, और एक जो हम लेंगे जो हमारा थिंकर्स का हिस्सा है। तो दोनों को मिला के चलेंगे ताकि आप अपने जो कोर सिलेबस का हिस्सा है उससे आप अगर कोट लिख देते हो किसी थिंकर का, या केस स्टडी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी ये बहुत बहुत काम आने वाला है। तो अभी आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है कि वैल्यूज़ क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं, होलिस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वैल्यूज़ क्या होते हैं, वैल्यूज़ कितने तरह की आती हैं, वैल्यूज़ कैसे इनबिल्ट की जाती हैं। अब हम लोग थिंकर्स में से शुरुआत करते हैं सोक्रेटिस से। सोक्रेटिस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एथिक्स। सुकरात को एथिक्स का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। हम लोग इसके सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं कि व्हाट वाज द मेन कंसर्न ऑफ द सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का मेन कंसर्न क्या था? मेन कंसर्न था हाउ टू बी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इनका जो कंसर्न है वो क्या है? ये पता लगाना कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? तो उसका आंसर देते हैं, बीइंग हैप्पी इज द पर्पस ऑफ लाइफ। क्या आंसर है इसका? बीइंग हैप्पी इज द पर्पस। अब ये कैसे हम लोग कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य हैप्पी रहना ही है? अब देखिए, अगर आप स्टडी करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक? ये हम लोग अभी इस पे थोड़ी देर बाद आते हैं। पहला हो गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, तो आंसर हो गया बीइंग हैप्पी इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अब ये कहते हैं कि ये आएगा कैसे, ये जो हैप्पीनेस है वो कहां से आएगी? फ्रॉम वेयर, कहां से आने वाली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम वेयर हैप्पीनेस विल कम। इसका आंसर क्या है? फ्रॉम नॉलेज एंड विजडम। अब वो कहते हैं ठीक है कि हमने पहले तो ये पूछा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमें खुद से ही जवाब मिला कि खुश रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। फिर हमने अपने मन से पूछा कि अच्छा, ये जो हैप्पीनेस है वो आएगी कहाँ से? तो फिर हमने ही उत्तर दिया फ्रॉम नॉलेज और विजडम। तो फिर हमने अपने आप से पूछा, अच्छा ये नॉलेज कहाँ से आएगा? फिर क्वेश्चन क्या है? What is the source of knowledge? What is the source of knowledge? कि ठीक है, ज्ञान से खुशी आ जाएगी और खुशी आएगी तो यह हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन ये नॉलेज आएगा कहाँ से? तो उसका आंसर है, हमने खुद ही फ्री आंसर दिया इसका, फ्रॉम डायलेक्टिक मेथड। ये डायलेक्टिक मेथड क्या है? क्वेश्चन करिए फिर आंसर दीजिए, फिर काउंटर क्वेश्चन करिए फिर आंसर दीजिए, फिर क्वेश्चन करिए फिर आंसर दीजिए। जैसे अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन से ही अपने टॉपिक को शुरू किया था। क्या? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो खुद से ही उत्तर, डायलेक्टिक मेथड कहता है कि खुद से ही सवाल जवाब करो। फैक्ट्स किसी को बताने के बजाय उनसे क्वेश्चन पूछ के ही जो हमारा ट्रुथ है उसको आप डेराइव कर लो। जैसे कई बार होता है ना कि हमें लोगों से अगर अब कोई बात रखनी है, वो मान नहीं रहे हैं, उनको आप बताओ तो वो मानेंगे नहीं। फिर आप क्या करो, उल्टा उन्हीं से क्वेश्चन करना शुरू कर दो
कि अच्छा अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर ये बात भी माननी पड़ेगी, अगर ऐसा है तो ये बात भी सही है। और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो फाइनली उसी पॉइंट पे जाके एग्री हो जाते हैं जो आप कह रहे थे। तो जब आप क्वेश्चंस के थ्रू आंसर फाइंड आउट करते हैं, राइट, अपने नॉलेज को इनरिच करते हैं, उसी को बोलते हैं डायलेक्टिक मेथड। तो अब देखें हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये पता करना। तो क्या था जीवन का उद्देश्य? बीइंग हैप्पी। ये कैसे आएगा? थ्रू नॉलेज एंड विजडम। अब हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? नॉलेज और विजडम से आएगा। नॉलेज कहाँ से आएगा? डायलेक्टिक मेथड से। अब इसका हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये बात सही है? ऐसा समझो कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो एक पर्पज़ होगा आपके प्रिपरेशन करने का। जाहिर सी बात है बिना उद्देश्य के तो तैयारी नहीं कर रहे होंगे। अब पर्पज़ ये है कि मेरे लाइफ में एक सिक्योरिटी आ जाएगी, है ना, कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मैं बेहतर तरीके से अपने परिवार का और अपना ख्याल रख सकूंगा, ठीक है। तो अगर आप अपने परिवार के सदस्यों का बेहतर ढंग से ख्याल रख लेंगे तो उससे क्या होगा? मेरे परिवार के लोग खुश रहेंगे, ओके। तो अगर आपके परिवार के लोग खुश रहेंगे तो इससे आपका क्या लेना देना? तो अगर मेरे परिवार के लोग खुश हैं तो जाहिर सी बात है मैं भी खुश ही रहूँगा। तो आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप XYZ कोई भी काम कर रहे हैं, अपने लिए कह के करें या दूसरे के लिए कह के करें, आपका उद्देश्य एक ही है, खुश रहना। जैसे आप थोड़ा लाइटर मोमेंट पे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ साधु हैं, ठीक है, वो भांग पी रहे हैं और कुछ उसमें से आ गए पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोगों को ये होता है, एक बहुत बड़ी बीमारी होती है कि ज्ञान अपने अंदर रख नहीं पाते हैं। उनको बताना होता है कि दुनिया उनको हल्के में ना ले, उन्हें बहुत कुछ आता है। तो उन साधुओं से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? साधु बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं। उन्होंने कहा तुम देख नहीं रहे हो, बल्कि सवाल ऐसा पूछो जो देख के समझ ना आए। जो चीज़ें आप देख रहे हो फिर वही सवाल पूछ रहे हो, इसका क्या सेंस है? कि जैसे आपने देखा होगा लोगों का कि कुछ लोग जैसे आ गए तो लोग कहेंगे अच्छा आप आ गए, मैं तो भाई सामने है कि आ गए हैं। सवाल ऐसा होना चाहिए कि जो देख के समझ ना आ रहा हो, तब तो सवाल पूछने का अर्थ बनता है। खैर उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो उनका भांग पी रहे हैं। तो उनका ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कह रहे हैं फिर क्या करें? तो कह रहे हैं कि कुछ काम उद्यम करो, एंटरप्रेन्योरशिप करो, बिजनेस करो। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे आप अपने परिवार का बेहतर ढंग से ख्याल रख पाएंगे। तो साधु ने पूछा कि अच्छा उससे क्या होगा? तो वो बोलता है कि इससे आपका सोशल स्टैंडिंग बढ़ेगा, यानी समाज में आपकी स्थिति अच्छी होगी और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी। बोले ठीक है, फिर उससे क्या होगा? तो बोले आपका परिवार के लोग खुश रहेंगे। तो बोले उससे मेरा क्या? साधु ने पूछा कि अगर मेरे परिवार के लोग खुश हैं उससे मेरा क्या? तो वो कहता है जेंटलमैन कि इससे तुम खुश रहोगे। तो साधु ने कहा अच्छा खुशी के लिए बता रहे हो इतना सब करने के लिए? वो तो हमको भांग पी के ही आ जाती है। तो अगर तुम्हारे भी जीवन का उद्देश्य खुशी है और उसके लिए तुम दिन रात काम करते हो तो मेरी समझ से तुम्हारा तरीका खराब है। अगर हमारे दोनों का जीवन का उद्देश्य एक ही है तो खुशी मुझे बहुत आसानी से मिल जा रही है, तो काम धंधा छोड़ के तुम भी यही ले लो। खैर समझ गए? तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट गिवन बाय सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस के बारे में एक चीज़ और हमें जानना है कि डेमोक्रेसी के बारे में इनका विचार क्या था। डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहते थे? सो ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एट दैट टाइम बिकॉज ही सेड डेमोक्रेसी इज नॉट गुड until and unless people are well informed। जब तक लोग बहुत अच्छे से जागरूक ना हो जाएं, लोकतंत्र ठीक व्यवस्था नहीं है। कि जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं, ये 3 4, ठीक है, ये लोग बहुत हाई वैल्यूज़ के लोग हैं, बहुत मूल्यवान लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो गलत काम करते हैं, करप्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये सभी सिटीजन हैं। अब ये वोट करते हैं कैंडिडेट ए को और ये वोट करते हैं कैंडिडेट बी को, राइट। ये वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, लेकिन लोकतंत्र संख्या के आधार पे चलता है। तो ये 6 जिसे फेवर कर देंगे वो कैंडिडेट जीत जाएगा, राइट। तो जाहिर सी बात है इनके कैंडिडेट की पसंद भी वही होगी जिसमें वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो हमारे जब नेता ऐसे चुन के आएंगे जैसे हमने देखा कि हमारे पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, कि जो 17th लोकसभा है उसके 29% MP ऐसे हैं जिनमें सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं जिनके अगेंस्ट में,
और 43% ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस तो नहीं लेकिन क्रिमिनल चार्जेस जरूर हैं। तो अगर लोग वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हैं तो जो क्रिमिनल लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में वो एंट्री देंगे। और अगर इससे क्या होगा, देखिए आपने रिलेट कर दिया पेपर 2 से भी कि इफ पीपल आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, राइट, देन दे कैन प्रोवाइड ईजी एक्सेस फॉर द क्रिमिनल्स इनटू द लेजिस्लेशन। अब जब ये हमारे जो रूल ब्रेकर्स हैं, रूल मेकर्स बनेंगे तो लेजिस्लेशन कैसा करेंगे, एंड इट विल नॉट ओनली अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेशन बट आल्सो द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, स्पेशली द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर किसी, मान लीजिए कि हमारे जो नेता हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी कोशिश भी होगी कि और जो क्रिमिनल्स जो अभी हमारे बराबरी में नहीं आ पाए, नेता नहीं बन पाए, पार्लियामेंट नहीं बन पाए, पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाए, उनको बचाया जाए। तो जब कभी उनके खिलाफ कोई जांच होगी तो ये नेता लोग क्या करेंगे, उनके खिलाफ ये इन प्रकारेण जांच को बहुत डिले कर देंगे ताकि उनके खिलाफ कन्विक्शन ना हो सके। तो कन्विक्शन रेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सो अगर लोग वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, so it will provide the easy access for the criminals to enter into the politics, and what it will lead, it will lead the criminalization of politics and wrong legislation, and it will also affect the justice system, especially the criminal justice system, and it will reduce the conviction rate. So देखिए हमने क्या किया, पढ़ा सोक्रेटिस, उसको हमने डेमोक्रेसी से जोड़ दिया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर। ओके, सो सुकरात के बारे में इतना ही। हमारे जो नेक्स्ट थिंकर हैं हम इसके बाद प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।